जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के डोंगरी स्थित इलाके में और यहाँ पर आज मैं मुलाकात करने आया हूँ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान सीएच साहब। इन्हें लोग सीएच अब्दुल रहमान के भी नाम से जानते हैं और कुछ लोग अब्दुल रहमान सीएच के भी नाम से जानते हैं। बहरहाल मुस्लिम लीग का एक बड़ा चेहरा है। एज आप महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी कहें या प्रवक्ता कहें, सारी चीज़ इन्हीं से जुड़ी हुई होती है। महाराष्ट्र के अंदर अगर मुस्लिम लीग की कोई, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान सीएच साहब का होता है। इनसे आज जानने आए हैं कि जिस तरह से अब इलेक्शन गुजरा है, इलेक्शन के अंदर आपने देखा होगा जिस तरह से विपक्ष ने बहुत मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ा था और भाजपा को कहीं ना कहीं कमज़ोर साबित किया। आवाम का भी, जनता का भी बहुत बड़ा समर्थन मिला। कहीं ना कहीं देखा यह गया था कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने अपनी 3 सीटें पूरे भारत भर के अंदर, 3 सीटें, एक तमिलनाडु से और 2 केरला से, 3 सीटें निकालने में कामयाब रही थी और फिर उसके बाद 2 राज्यसभा सीटें भी मिली है। तो कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 एमपीज फिलहाल दिल्ली में हैं। तो उसी विषय में बात करने आए थे क्योंकि एक ऐसा चेहरा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने रिप्रेजेंट किया था जो अपने आप में लोगों को चौंका देने वाला ये चेहरा था। मेरी मुराद है एडवोकेट हारिस बिरान साहब से। इनके मुतालिक मैं इनसे गुफ्तगू करने आया। उनसे बिरान, हारिस बिरान उनका पूरा नाम है। अब्दुल रहमान साहब, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पास तो बहुत बड़े बड़े चेहरे थे, वेल एजुकेटेड चेहरे थे। आखिरकार राज्यसभा में जब आपको अगर अपना नुमाइंदा भेजना था तो क्या ज़रूरत पड़ी, एडवोकेट हारिस साहब को आप लोगों ने चुना और क्यों इन्हें भेजा, क्या वजह है इसके पीछे की? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एडवोकेट हारिस बिरान खुद एक बड़ा चेहरा है, क्योंकि उनका मतलब जुडिशरी से नाता रहा है। उनका फादर भी जो है केरला के एडवोकेट जनरल रह चुका है और सीएच मोहम्मद ख्वाजा साहब के, जो मुस्लिम लीग के बहुत बड़ा एक चेहरा है, फादर ऑफ एजुकेशन माना जाता है केरला के अंदर, उनके बहुत करीबी रहा है। और हारिस बिरान, एडवोकेट हारिस बिरान कई सालों से दिल्ली में, और हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट था और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स यूपीए सरकार 1 में 2 में था, ई अहमद साहब, उनके साथ में बहुत सारे काम कर चुका है। और उनको सिर्फ कानून ही नहीं, कपिल सिब्बल के साथ में मुस्लिम लीग ने बहुत सारे केसेस जो है, कतवा आसिफा केस हो, दूसरे बहुत सारे केसेस हो, एनआरसी के ऊपर सबसे पहला जो सुप्रीम कोर्ट का अंदर पिटीशन दायर किया मुस्लिम लीग की तरफ से, ये सब हारिस बिरान ने किया है। और पॉलिटिकली भी, कानूनी तौर पर भी बहुत एक सुलझा हुआ, बहुत ही जानकार इंसान है। इसलिए हमने कहा कि जो बहुत सारी चीज़ें जो है हिंदुस्तान के अंदर अभी हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर, अक़लियतों के ऊपर बहुत सारे हमले हो रहा है, लिंचिंग है, दूसरे बहुत सारी चीज़ें, और उस हिसाब से बोला कि बहुत ही हमारे सीनियर लीडर्स, कुंजाली गुड्डी साहब, बाकी सब लोग, और ख़ास करके सईद सादिक अली शिहाब तंगल जो पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी चेयरमैन है हिंदुस्तान का, मुस्लिम लीग का, और जो है जो केरला का स्टेट प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये मतलब डिसीजन सबसे डिस्कस करके ये लिया कि एक कानूनी तौर पर कम्युनिटी अक़लियतों को, ख़ासकर मुसलमानों को, एक हर चीज़ जानने वाला एक चेहरा हमें राज्यसभा के अंदर, अपर हाउस में चाहिए। और उस हिसाब से उन्होंने जो है एडवोकेट हारिस बिरान को नॉमिनेट किया और अनअपोज्ड इलेक्ट होकर के आप भी गया। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो पहला मेडन स्पीच दिया, आपने सुने होंगे शायद, मुझे पता नहीं, मेडन स्पीच में उन्होंने तकरीबन जितने भी मामला थे मुसलमानों से जुड़ा हुआ, चाहे वो लिंचिंग केसेस हो, हेट्रेड हो, जो भी, और नीट का केसेस हो, हर चीज़ के ऊपर, और मुसलमानों के मतलब ये राइट्स के ऊपर कानून के हिसाब से हर तरीके से जो है मेडन स्पीच में उन्होंने राज्यसभा में रखा। आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि एक वक्त बनात वाला साहब, जो हालांकि लोकसभा में हमारे एटी मोहम्मद बशीर साहब है, वो कोई कसर नहीं छोड़ते आवाज़ उठाने में, लेकिन राज्यसभा में जो है एक कानून को इन एंड आउट जानने वाला एक बंदा, और इस तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए संगल साहब ने भेजा, और बहुत ही सभी लोगों ने इस चीज़ डिसीजन को जो है अल्लाह अकबर कहा है। अब्दुल रहमान साहब, जिस तरह से अब लोगों का ये कहना है कि इंडियन अलायंस में मुस्लिम लीग जुड़ी हुई है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जुड़ी हुई है, अब विपक्ष जो है वो काफ़ी मजबूत हो गया है। और ये नज़र भी आया कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो स्पीच हुई थी उससे ये नज़र भी आया कि विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष के सामने बहुत मजबूती से बैठा है। लोग, जनता ने जिस विश्वास के साथ, खासकर मुसलमानों ने जिस विश्वास के साथ वोट दिया था अपक्ष को, विपक्ष को जो वोट दिया था, तो ये सोच कर दिया था कि
मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, जो ज़्यादतियाँ हो रही है, चाहे बच्चियों के साथ हो या बच्चों के साथ हो, गौ रक्षा के नाम पर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जहाँ पर मुसलमानों को स्पेशली टारगेट करके मारा जा रहा था। हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले एक वीडियो बड़ी तेज़ी के साथ व्हाट्सएप पे वायरल हुआ। ये बिहार या असम के करीब का ये वीडियो है जिसमें दो भाइयों को, जो कि ट्रक के ड्राइवर थे, छोटा टेम्पो था उनका, वो ले जा रहे थे। टेम्पो का बोनट रिपेयर करने के एतबार से उन्होंने एक जगह पर गाड़ी को रुकाया और दुकानदार से कहा कि ये टेम्पो का बोनट सही करना है। उसी बात को लेकर उसने मना किया और कुछ बात विवाद बढ़ी वहां पर। एतराफ के लोग जमा होकर उन दो भाइयों को इतनी बुरी तरह से मारा कि वो अधमरे हो गए, ये बोलकर कि ये गौ मांस लेकर जा रहे हैं टेम्पो में। हालांकि जब टेम्पो खोला गया तो उसमें से नींबू निकला। तो जो विश्वास जनता ने जताया था, ऐसी वारदात फिर हो रही है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये नतीजा जो है ये बीजेपी, आरएसएस और संघ परिवार के लोगों ने जो नफरत लोगों में फैलाया है, कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री के होम मिनिस्टर के सबके साइलेंट जो इजाज़त हो हिसाब से ये पूरा देश में ये काम हुआ है और बड़े हद तक ये चीज़ बढ़ गया है। अभी हाल में मैंने देखा कि और इनको जो हर तरीके से संरक्षण मिल रहा है। अभी हाल में मैंने देखा कि 13 जून को एक लेटर निकला है, मैं शायद उसको आपको निकाल के दिखा सकता हूँ। आपके बात से मुझे याद आया, महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर नार्वेकर जी ने एक लेटर निकाला है। उनके वो लेटर में ये लिखा गया कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से लेटर आया है कि बकरीद के मौके पर बहुत सारे गौवंशों को जो है हत्या होने वाली है, उसका ऊपर ध्यान रखा जाए। तो उन्होंने डीआईजी को एक लेटर लिखा है। उस लेटर में ये चीज़ मेंशन किया है और आखिर में उन्होंने लिखा है कि ये नासिक मालेगांव मुस्लिम बहुल इलाकों में ये ज़्यादा होने के संकेत है, इसलिए वहाँ पर नज़र रखा जाए और ये हालात के ऊपर गौरक्षकों के ऊपर भी हमला हो सकता है, उसके लिए ख़ास करके कार्रवाई किया जाए। तो ये लेटर किसने दिया था? सबसे पहले कहाँ से आया ये लेटर? ये लेटर जो है सोशल मीडिया में मुझे मिला। ये लेटर दिया, आप दिखा सकता है इसको, ये लेटर है। इसके नीचे जो है महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर का दस्तखत है और ये लेटर डीआईजी को लिखा गया। नाज़रीन, ये मैं थोड़ा सा करीब करके आपको दिखाना चाहूँगा। मैं चाहे तो वीडियो के एक साइड पर इसे ज़रूर स्कैन करके दिखाऊंगा। ये पहला लेटर है या ये दूसरा लेटर है? ये मेरा नज़र में तो ये लेटर आया है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली स्पीकर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठने वाला बंदा जो एक रिस्पॉन्सिबल, एक बहुत ही जिम्मेदार इंसान होता है, वो इस तरीके से लेटर लिखना, ही कैन, वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। वो जो है डीआईजी को लेटर लिख सकता है, ऐसा यहाँ पर ये बैन मौजूद है, पूरे हिंदुस्तान में बैन मौजूद है। हालांकि कुछ जो है बीजेपी रूल्ड स्टेट्स के ऊपर जो है गौहंसा मतलब ये हत्या जो है बैन नहीं है, जैसा गोवा में बीजेपी खुद रूलिंग में अलायंस में, ऐसे बहुत सारी चीज़ें अलग बात है। लेकिन जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से एक लेटर जाता है तो उसको पुलिस को निगरानी करने के लिए, निगरानी बढ़ाने के लिए, सख्ती करने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से गौरक्षकों को इस तरीके से प्रोटेक्शन देना है, के हिसाब से प्रोटेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसे अभी आपने जो हादसा बताया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर नॉर्थ बेल्ट में, हिंदी बेल्ट में ये चीज़ हो रहा है और ये सब जो है कहीं ना कहीं कानूनी, इनको फ्रिंज एलिमेंट्स को कानूनी मदद मिलने से, प्रोटेक्शन मिलने की वजह से हो रहा है। इस तरीके से एक लेटर ऑफिशियली एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठने वाला बंदा अगर ये लेटर लिखता है तो उनको और भी उनका हिम्मत अफजाई होता है, हौसला बढ़ता है। इस तरीके से जो है लोगों को ये चीज़, ऐसी चीज़ों से बाज आना चाहिए और जो है इस तरीके से जो है इन लोगों का जो है एक पुलिस कार्रवाई करे, कानून का जो भी मसला करे। अभी बिना देखे इस, आप समझो कि देखे बगैर उनके ऊपर हमला कर दिया, इस तरीके इस कदर मार दिया कि बेहोश हो गया, मरने के जैसा हो गया, और बाद में देखता तो नींबू निकलता है। तो ये क्या है, ये इसका ऊपर जो है ज़रूर जो है पॉलिटिकल हमारे इंडिया अलायंस के लोग जो है इसका ऊपर बातें उठाएंगे और नाउ इवन वी आर गोइंग टू टेक दिस टू द लीगल थिंग। लीगल तरीके से हम इनको सब सामना करने वाले हैं, क्योंकि मसला ये है कि बड़े हद तक जो है मुसलमानों को डरा कर रख दिया गया था, लेकिन हिंदुस्तान के सेकुलर लोगों ने यह साबित कर दिया तानाशाही नहीं चलेंगे और इसके दर कसम के जो गंगा जैन में तहजीब यहाँ पर चल रहा है बरकरार उसको रखेंगे और इस किस्म के जो है नफ़रत फैला करके हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेंगे। इंशाअल्लाह आने वाले दौर में और भी देखेंगे इंशाअल्लाह। अब्दुल रहमान साहब, हाल फिलहाल में कोर्ट का एक फैसला आया था कि जो कॉलेजेस है वहाँ पर मुस्लिम बच्चियों को हिजाब के साथ जाने पे पाबंदी लगाई जा रही थी। चेंबूर के आचार्य कॉलेज का ये बड़ा मुद्दा था। क्या आज मैं ये, या आप एक मुस्लिम लीडर है, मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और मुस्लिम मुद्दों को अक्सर आप उजागर करते रहते हैं, जहन में ये बात आई थी तो ये आपसे पूछना ज़रूर चाहूँगा, हमारे जितने बड़े नेता गुजरे हैं या अभी है, MLAs हैं, MPs हैं, इन्होंने मुसलमान कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ आखिर
आखिर क्यों नहीं बनाई कि जहां पर बच्चियां बुर्का और हिजाब में जाकर अपनी तालीम हासिल कर सके। आज ज़रूरत यह है कि हमारी बच्चियां उनके कॉलेजेस में जाकर जब तालीम हासिल करती हैं तो उन्हें बुर्के पर पाबंदी लगाई जा जाती है, गेट के बाहर उन्हें बुर्का उतारने पर मजबूर किया जाता है। तो कमज़ोरी कहाँ पर है? आज मुस्लिम नुमाइंदे, वो बच्चियाँ, वो यंग जनरेशन ये सवाल करती है कि हमारे बड़े ने, हमारे बुज़ुर्गों ने आखिर ऐसे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं बनाई। इसका मैं आपको किस तरीके से जवाब दूं? आपको मैं एक एग्जाम्पल पेश कर सकता हूं केरला का। कुछ दिन पहला जो है एक पॉलिटिकल लीडर से, एमपी से मेरी मुलाकात हुई, नाम नहीं लूँगा मैं, मुलाकात हुए थे। उन्होंने बहुत तारीफ़ किया, केरला, अरे केरला वाला बहुत, केरला में लोगों को सैल्यूट करना चाहता हूँ, एजुकेशन में आप लोग बहुत आगे। तो मैंने उनसे कहा कि एजुकेशन में केरला इसलिए आगे है कि जो लीडर्स, जो हमारे लोगों ने, कम्युनिटी ने और वहाँ के लोगों ने मिलकर के जिनको लीडर्स बनाया, और जब वो लोग सरकार में पहुँचे तो वहाँ से जो फैसिलिटीज़ मिलता है, जो भी उनको जो है मिलता है, वहाँ से उन्होंने अपनी जेब में डाला बगैर उन्होंने नीचे ज़मीनी तौर पर कौम तक पहुँचाया। और वहाँ पर जब भी हुकूमत में होना ज़रूरी इसीलिए बोला जाता है कि जब भी केरला के अंदर मुस्लिम लीग और कांग्रेस का बनकर अलायंस में हुकूमत बना, एजुकेशन मिनिस्ट्री हमेशा मुस्लिम लीग के पास रहा। और हमारे लीडर्स ने, खास करके CH मोहम्मद गौहर साहब ने ये शुरू किया कि घरों में जा के बत्ता दे करके बच्चों को और बच्चियों को बुला करके स्कूल में दाखिल किया और एजुकेशन दी। इसीलिए आज केरला का अंदर 100% 100% तालीम याफ्ता लोग हैं। और यहाँ के लीडरशिप जो है, अगर मैं बोलूँगा तो लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन इस चीज़ में किसी ने आगे नहीं बढ़ा। एक चीज़, हमारा एक कॉरपोरेटर है, मुझे फ़ख्र है वो बोलने में, एक कॉरपोरेटर दो बार कॉरपोरेटर बना, हमारा अभी जो फिलहाल महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट है असलम खान मुल्ला, उन्होंने केरला से इंस्पायर होकर के महाराष्ट्र के अंदर नागपुर में सबसे पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल परमिशन लेकर के कॉरपोरेशन के अंदर उन्होंने चालू करवाया। पहला जो है भाड़े की जगह पर चालू किया, उसके बाद में खुद जगह बनवाया। आज वहाँ पर जो है कम से कम 1600 बच्चे पढ़ रहा है, 500 बच्चे वेटिंग में हैं, इंग्लिश मीडियम में। तो ये एक शुरुआत, उसका बाद शायद बना होगा इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है महाराष्ट्र के अंदर, कॉरपोरेशन के अंदर आ चुका होगा। लेकिन मैं हमारे एक कॉरपोरेटर अगर ये काम कर सकता है, उन लोगों को जिन्होंने मुस्लिम लीग को यहाँ पर कमज़ोर किया, मुस्लिम लीग का यहाँ पर 2 MLA थे, बॉम्बे के अंदर 14 कॉरपोरेटर्स है, महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर थे, जो लोगों ने मुस्लिम कमज़ोर किया उनको कौम को बहुत बड़ा जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि अगर होता मुस्लिम लीग का पॉलिसी ही है, लोगों को एजुकेशन दो, लोगों को मेंस मतलब जो है मुलाजिमत के हिसाब से, रोज़ी रोटी के हिसाब से आगे बढ़ा और मेन स्ट्रीम में लाओ, वो काम केरला में मुस्लिम लीग ने किया और यहाँ भी करना चाहते हैं। यहाँ तो बहुत सारे लोग अभी जो है लोकसभा इलेक्शन में ये भी मुद्दा उठाया था कि मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। एक मुस्लिम वोटर्स काउंसिल, वो लोग ने बहुत बड़ा आवाज़ उठाया था कि वोटर, तो मैंने ये सवाल किया था आपको, इलेक्शन का टाइम पर ही क्यों आता है? मतलब मुसलमानों को याद, मुसलमानों का इलेक्शन का याद इलेक्शन के टाइम पर ही आता है, उससे पहले आप तैयारी क्यों नहीं करते? मैंने उनसे कहा कि आप जो है अभी पहले से तैयारी कीजिए। मुस्लिम लीग जैसा बेदाग पार्टी यहाँ पर मौजूद है, मुस्लिम क़यादत चाहिए। मुस्लिम क़यादत जब नहीं होगा, और जो मुस्लिम लीग का एक हिस्ट्री भी है, तारीख़ भी है, अगर नहीं होगा उस तरीके से वापस यहाँ पर महाराष्ट्र में, ये मुसलमानों की हालत ऐसा रहेगा। एजुकेशन के ऊपर पॉलिटिकल लीडर्स जो है, पॉलिटिकल लीडर्स को आवाम सपोर्ट करके लीडर्स बनाते हैं, और बहुत सारी सरकार में गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटीज़ होता है। वो फैसिलिटीज़ भी जो है, या फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मौलाना आज़ाद फाउंडेशन था, बहुत सारी दूसरा भी माइनॉरिटीज़ के लिए जो है मतलब फैसिलिटीज़ दिया जाता है, वो हमारे कम्युनिटी तक पहुँचता है, ज़मीनी तौर पर पहुँचते नहीं है। और नेक्स्ट गवर्नमेंट में जब वो आता है, वो 50% जो है वापस होता है, आधा हो जाता है। इसी तरह बहुत सारी सुविधाएं हैं कम्युनिटी के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए। लीडर्स को और जो MLAs या गवर्नमेंट में जो लोग हैं उनको ये चीज़ को कौम तक पहुंचाना चाहिए और कौम को बेदार करना चाहिए। एंड दे शुड अपलिफ्ट द कम्युनिटी फ्रॉम ग्राउंड लेवल। यहाँ पर बहुत सारा ड्रॉप आउट है, 9वीं में 10वीं में बच्चा ड्रॉप आउट होता है, माँ बाप भी हैरान होकर के बोलते हैं कि बच्चे जाकर 2 पैसा कमा के लेकर आओ। तो उनको पढ़ने का भी जो है, नाइट स्कूल बहुत सारे चला सकते हैं। अभी भी कुछ स्कूल्स है यहाँ पर, लोगों ने म्यूनसिपालिटी स्कूल, उर्दू स्कूल जो बंद हो चुके वो लोग लेकर के चला रहे, लेकिन उधर फीसेस ज़्यादा है। अभी बीच में मेरे पास एक लेडी ने फ़ोन किया, मैं विधवा, मतलब मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है, 2 बच्चे हैं, पढ़ा नहीं सकता हूँ। मैंने ऐसे स्कूल पर गया तो मुझे 25,000 का फ़ीस मांग रहा मुझसे 1 साल के लिए। तो ये सब चीज़ें कौम को, कम्युनिटी के जो लीडर बनते हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है कम्युनिटी का, मुसलमान के हिसाब से उनको वोट मिलता है, और मुसलमान वोट दे के जिताते हैं, लेकिन उनको मुसलमान का फ़िक्र नहीं है, उनको मुसलमान के लिए क्या करना चाहिए फ़िक्र नहीं है। आप लोग लाइए, सही क़यादत, सही फार्मूला, एक आइडियोलॉजी है मुस्लिम लीग का,
और एक तरीका है, मॉडल है केरला का। उस हिसाब से आप वापस मुस्लिम भी कुछ उजागर कीजिए, ज़िंदा कीजिए, मजबूत कीजिए यहाँ पर, तो इंशाल्लाह उस तरीके से उस मॉडल पर काम किया जाएगा। कौम की बराबरी होगी, एजुकेशन होगा, सब कुछ होगा इंशाल्लाह। अब्दुर्रहमान साहब, ये अभी हाल फिलहाल ने आपने देखा था कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने एक योजना लागू की थी, लाडली बहन योजना, और दूसरा उन्होंने एक और योजना लाई थी, एक स्कीम लाई है जिसमें जो बूढ़े लोग हैं उन्हें फ्री में तीर्थ यात्रा जो होती है, चाहे वो हज करना चाहे या हिंदू किसी भी धर्म का हो, उन्हें धार्मिक स्थलों की फ्री में तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। इस विषय में आपका क्या राय है कि ये इलेक्शन को देखकर हो रहा है या सरकार कुछ करना चाहती है? ये खास करके ये लॉलीपॉप है, दिस इज लॉलीपॉप। इलेक्शन के टाइम पर ऐसा बहुत सारी चीज़ आता है। और अगर हम देखें सही तरीके से, अगर देखें जो पार्टी के साथ शिंदे सरकार शिवसेना अलायंस में है, बीजेपी का आइडियोलॉजी क्या है? हालांकि इलेक्शन कमीशन से कोई भी पार्टी मुसलमान के खिलाफ या माइनॉरिटी के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकता। इलेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी का बना के दिया जाएगा, सबका साथ लेके चलने वाला सेकुलर माइंड रखना पड़ेगा। लेकिन भारत में, हिंदुस्तान में जो हो रहा है, अभी भी आपने कहा कि और भी लोग कहते हैं, और हकीकत भी है कि इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद जो है 12 दिन के अंदर 4 लोगों का लिंचिंग से मौत हो गया, ये कहा जा रहा है, सोशल मीडिया में सब आ रहा है। और कौन कर रहा है? खामोश कौन बैठ रहा है? नज़रअंदाज कौन कर रहा है? सभी को पता है और ये हो रहा है। और इलेक्शन के टाइम पे जो चीज़ें अभी तक जो खामोश था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके मुंह से जो हमने बहुत सारे जहर उगलते हुए देखा, तो हकीकत में क्या है। और ऐसे टाइम में मुसलमान को भी सोचना चाहिए कि ऐसे इलेक्शन के दौर पर आपको तीर्थ यात्रा भाजपा भी बेचने के लिए पैसे दिए जाएंगे, लाडली बहन, बहुत सारी चीज़ें, ये सब जो इलेक्शन के एक तौर पर, इलेक्शन के वक्त पर जो है मुसलमानों को, बाकी कम्युनिटी को लॉलीपॉप देने के हिसाब के अलावा कुछ भी काम नहीं है। हकीकत देखो, हकीकत पूरा साफ है, हकीकत पूरा साफ है। ये गवर्नमेंट जो है उनका पूरा पॉलिसीज़ एक भविष्यवाणी के हिसाब से और दूरंदेशी से अगर सोचा जाए, मुसलमानों की और माइनॉरिटीज़ के खिलाफ है। उसमें कोई शक नहीं। मैं दावा करता हूँ, कोई भी साबित कर दो, मैं डिबेट के लिए तैयार हूँ इस मसले के ऊपर। कोई भी मेरे साथ में बैठे, मैं उनको फ्रीडम देना बात करने का, मैं साबित कर दूंगा कि आप लोगों का मंशा मुसलमानों की तरफ सही नहीं है। आप भले कुछ भी लॉलीपॉप दे दो, आप लोगों का दिमाग में, दिल में जो है वो मुसलमानों के लिए सही नहीं है। हालात के हिसाब से आप थोड़ा बदलने की कोशिश करता है। अब आपको पता है कि बहुत बुरी तरह से आप लोग हारे। महाराष्ट्र के अंदर भी जो टोटल सीट्स जीते थे, कुछ सीट्स गए थे कांग्रेस के हक में, अभी एकदम उल्टा हो गया। मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स हैड गॉन टू द महाविकास अघाड़ी एंड इंडिया अलायंस। अब जो है आपको पता है कि किसी न किसी के तरीके से असेंबली इलेक्शन में मुसलमानों का भी वोट मिलना चाहिए, इसलिए आप लॉलीपॉप दे रहे हैं। मुसलमान को ये चीज़ समझना चाहिए और अपनी तंजीम को मजबूत करना चाहिए। अब आने वाला चुनाव बहुत करीब है, हो सकता है कि अक्टूबर में चुनाव हो और फिर उसके 3 महीने उसके अंदर ही कॉरपोरेशंस के भी चुनाव डिक्लेयर हो सकते हैं। तो मुस्लिम लीग का क्या स्टैंड रहेगा? क्या मुस्लिम लीग अपना कोई नुमाइंदा एमएलए के इलेक्शंस में या कॉरपोरेशंस के इलेक्शन में उतारने की तैयारी में है? देखिए, मुस्लिम लीग कांग्रेस का अलायंस है और इंडिया अलायंस में है। हमारा सबसे पहला फ़र्ज़ बनता है कि हम उनसे बात करें, बात करेंगे। डेफिनेटली मुस्लिम लीग जो है अपना नुमाइंदा उतारना चाहते हैं, उतारेंगे भी, लेकिन फर्स्ट वी विल टॉक टू द इंडिया अलायंस पीपल। अगर वो नहीं मानते तो अपने हिसाब से जाएंगे, उसमें कोई शक नहीं। क्योंकि हर पार्टी को जो है हमने अभी हर तरीके से जो है इंडिया अलायंस को, इवन महाराष्ट्र में, हम सब जगह जहाँ जहाँ भी हमारी ताकत है हमने सपोर्ट किया, साथ दिया, जितना हो सके हमने काम किया। अब जो है यहाँ पर मुस्लिम लीग का भी हक होता है, मुस्लिम लीग भी अपना रिप्रेजेंटेटिव्स असेंबली में, कॉर्पोरेशन में भेजना चाहते हैं। अब हम लोग, हमारी जो है तैयारियां चालू है, हम लोग करेंगे डेफिनेटली। हम अलायंस से बात करेंगे। अगर इफ़ दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग देन वी विल गो आवर ओन वे, देयर इज़ नो वे। उसका अलावा कोई रास्ता नहीं है। देखा नाज़रीन, ये थे CH अब्दुर्रहमान साहब, जिन्होंने बहुत सारी बातों पर अब रोशनी डाली है। आने वाले चुनाव में हो सकता है कि मुस्लिम लीग इंडियन अलायंस से बात करके 1-2 सीट मांगे, या कॉरपोरेशन में 5-7 सीट, जिस तरह से पहले बताया कि 14 कॉरपोरेटर एक ज़माने में मुंबई में रह चुके हैं, 2 MLAs रह चुके हैं। तो मुस्लिम लीग की जो मोहब्बत है, पार्टी की जो मोहब्बत है, वो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में है। बस उस मोहब्बत को फिर से उजागर करना का जो काम है वो अब्दुर्रहमान CH साहब और इनकी टीम कर रही है। लोगों से मेल जोल बढ़ाना,
उनसे मुलाकात करना और केरला का जो एजुकेशन का जो मॉडल है उस मॉडल को मुंबई महाराष्ट्र में लाना, ये इनकी सोच है और इस पर ये बड़ी निष्पक्षा के तरीके से और किसी मुफाद के तरीके से बिना पैसे के लालच में आकर काम करने के मंशा से ये काम नहीं करते। बिल्कुल साफ सुथरी पॉलिटिक्स करते हैं। सोच यही है कि किसी तरह से लोगों तक मुस्लिम लीग का पैगाम पहुंचे और वो बच्चियां जो एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहती हैं केरला मॉडल के तहत उन्हें एजुकेशन मिले, उन पर कोई पाबंदी ना हो। वो जिस मज़हब को फॉलो करते हैं, जिस धर्म को भी वो फॉलो करते हैं, उस धर्म के एतबार से उन्हें हिंदुस्तान के संविधान के तहत जो एजुकेशन हासिल करना है वो हासिल उनको दिया जाए, उनको करने की छूट दी जाए। यही केरला मॉडल की एक सोच है और यही मंशा और यही इरादे के साथ मुस्लिम लीग काम कर रही है। बहुत सारी बातों का खुलासा नाजरीन इस वक्त अब्दुल रहमान सियत साहब ने किया। मेंबरशिप की जो तैयारियां हैं वो भी इनके बड़े पैमाने पर चल रही है। जगह जगह पर ये लोग छोटे छोटे कैंप्स लगाते हैं ताकि आवाम को, लोगों को मुस्लिम लीग का मेंबर बनाया जाए और मुस्लिम लीग की जो पॉलिसीज़ है वो उनको समझाई जाए। तो बहुत सारे ऐसे विषय है। फ्यूचर में और भी किसी टॉपिक्स पे कोई नया मामला अगर दरपेश आता है तो अब्दुल रहमान सियत साहब से उस टॉपिक पर भी हम बात करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। नाज़रीन, इस तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।